नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 so that the function f(x) is equal to 3x plus 70 is increasing on the real number। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कल डिस्कस किया, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो भी कर्व इंक्रीजिंग होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेम चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी कर्व इंक्रीजिंग होगा वो शेप में ऐसे होगा या शेप में ऐसे होगा। इसके साथ साथ एक कर्व डिस्कस किया था, इस तरीके से मैंने ऐसे। तो इस कर्व की खास बात थी कि या इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इसकी टेंडेंसी क्या थी, इस इंटरवल में ये दिस पीस ऑफ कर्व वाज इंक्रीजिंग। और उसके बाद यहां से यहां तक की बात करें तो दिस पीस ऑफ कर्व बिहेवियर इज डिक्रीजिंग। इसमें इंक्रीजिंग नेचर है, इसमें डिक्रीजिंग नेचर है। फिर यहां से लेके यहां तक इस पीस ऑफ कर्व में इंक्रीजिंग नेचर आ जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17। तो हम लोग यहां नोट कर रहे हैं f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17। हम कर्व ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, सीधी सी बात है, इसका कर्व एक लाइन बनेगा। हम मैथमेटिकली एनालिसिस के थ्रू बताएंगे कि ये इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा। इस रियल नंबर की बात कर रहा है। अगर आप देखें कि इफ x1 एंड x2, आप दो नंबर ले रहे हैं, x2 इज लार्जर देन x1, जब इसमें 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x1 एंड 3x2, इन दोनों कंपेयर करने पे 3x2 अगेन विल बी लार्जर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में बोथ साइड अगर मैं 17 ऐड कर दूं तो दिस विल बी 3x1 प्लस 17 and this will be 3x2 plus 17. This will be f(x1) and this will be f(x2). मीन्स ये हुआ कि जब आपने स्मॉलर वैल्यू पुट किया, f(x1) पुट किया, x1 पुट किया, तो आपको फंक्शन की वैल्यू f(x1) मिला। जब आपने x2 पुट किया तो आपको फंक्शन की वैल्यू f(x2) मिला। अगर x2, इफ x2 इज लार्जर देन x1, तो कंक्लूजन ये निकल के आया है f(x2) आल्सो विल बी लार्जर देन f(x1). इट मींस फॉर ऑल, कोई भी दो वैल्यूज आप ले लीजिए रियल नंबर में से, सभी वैल्यूज के लिए यही रिलेशन आएगा। आप लार्जर वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन का लार्जर वैल्यू आएगा, और लार्जर पुट करेंगे तो फंक्शन का और लार्जर आएगा। इंक्रीजिंग में यही कहा गया था कि अगर आप x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करते हैं तो y कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज होता है। आप x कोऑर्डिनेट बढ़ाते जाइए, साथ में y कोऑर्डिनेट भी अगर बढ़ता जाता है, x और y दोनों बढ़ते चले जाते हैं, तब ये इंक्रीजिंग नेचर होता है। दैट्स व्हाई दिस इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 2, f(x) इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर 2x। f(x) इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर 2x। सेम वही प्रोसेस, इसको डिस्कस करने के लिए आप x1 एंड x2 दो नंबर्स लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए कि x2 इज लार्जर देन x1, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेशनशिप पहले जैसे ही मेंटेन रहेगा, 2x2 विल बी लार्जर देन 2x1। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर मालूम पड़ेगा, e की वैल्यू
2 एंड 3 के बीच में होती है। तो अगर पॉजिटिव नंबर के ऊपर पावर कम रखोगे तो वैल्यू छोटी आएगी, अगर पॉजिटिव नंबर के ऊपर पावर बढ़ा के रखोगे, मतलब कि ये 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है, सपोज 2.5, अगर 2.5 के ऊपर पावर 10 लगाते हो और 2.5 के ऊपर पावर 15 लगाते हो, तो विच वन विल बी लार्जर? सीधी सी बात है, ये लार्जर होगा। तो अब मैं e रेज़ टू पावर 2x1 एंड e रेज़ टू पावर 2x2 इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कह रहा हूं। e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, ये पावर स्मॉलर है और 2x2 पावर लार्जर है, तो कौन सा वैल्यू लार्जर होगा? दिस। तो अगेन कंक्लूजन आ गया आपको कि दिस इज fx1 एंड दिस वन इज fx2। x2 is larger than x1 and fx2 is larger than fx1, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? इंक्रीजिंग। फंक्शन हैज इंक्रीजिंग टेंडेंसी, इंक्रीजिंग नेचर। आप x1 एंड x2 कोई भी दो नंबर ले लीजिए फ्रॉम द होल रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स। आपने fx इक्वल टू साइन एक्स लिया, ठीक है। अब साइन एक्स हमें केवल डिस्कशन करना है पार्ट ए, 0 से लेके π/2 इस इंटरवल के बीच में क्या बिहेवियर होगा। लेट x1 एंड x2 कोई भी दो नंबर मैंने इस इंटरवल में से सपोज कर लिया, साथ में यह भी सपोज कर लिया कि x2 इज लार्जर देन x1। जैसा कि आपको साइन की वैल्यूज याद होगा, 0 से 90 के बीच में आपको वैल्यू याद है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। मतलब 0 से π/2 के बीच में जैसे जैसे आप एंगल्स की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। व्हेन x1 एंड x2 में x2 इज लार्जर देन x1, तो इट मींस साइन x1 एंड साइन x2 में कौन बड़ा होगा? यहां पे x1 x2 0 और π/2 के बीच में, 0 90 के बीच में 0 से लेके 90 तक एंगल जैसे से बढ़ाते जाते हैं, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही साइन x1 स्मॉलर होगा, साइन x2 लार्जर होगा। फिर से कंक्लूजन वही आया कि fx1 is less than fx2. By definition, this is increasing. डिक्रीजिंग के लिए π/2 से पाई की बात कर रहा है कि प्रूफ करिए कि π/2 से पाई जो इंटरवल है इसमें डिक्रीजिंग होगा। जैसा कि आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी किया है, देयर इज अ 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0 से लेके 1 तक ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है, 0 से लेके 1 तक वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू फिर 1 से लेके 0 तक डिक्रीज होती है। साइन π/2 की वैल्यू 1 रहता है, जबकि साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है। आपसे कहा जाए साइन 120 की वैल्यू बताइए, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे साइन 180 माइनस 60 डिग्री एंड दिस विल बी माइनस साइन 60 एंड दिस विल बी माइनस √3/2। ठीक है, तो वैल्यू 1 से सेकेंड क्वाड्रेंट 1 सॉरी नेगेटिव स्टॉप सॉरी साइन 180 माइनस 60 पॉजिटिव ही रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, और 1 से स्टार्ट हुआ था √3/2 और ये रिड्यूस होते होते जो है ये
जीरो पे आ जाएगा। ये यहाँ से साइन कर्व भी बना के चेक कर लिया कि पहले वैल्यू 0 से 1 तक जाती है और फिर वैल्यू 1 से 0 तक आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज करती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो साइन के बिहेवियर से x1 एंड x2 दो वैल्यूज है, x2 इज लार्जर, x1 स्मॉलर है। तो जो साइन x1 एंड साइन x2 दिस टाइम, और यहाँ लिख देते हैं फॉर π/2 टू पाई, सेकेंड इंटरवल में एंगल ज़्यादा होने पे साइन की वैल्यू कम हो जाएगी, एंगल कम रहने में साइन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। ये बिहेवियर आएगा। मीन्स साइन 120 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और जबकि साइन 150 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू ज़्यादा रहेगा और जबकि साइन 180 का वैल्यू कम हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। That's why sin x1 is greater than sin x2. This is fx1 greater than fx2. This is a nature of decreasing function. x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। That's why this is decreasing function. Decreasing function. क्वेश्चन नंबर 4, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। अब हमें, अब तक था इंटरवल गिवन थे, उस इंटरवल में फंक्शन के नेचर को चेक करना था। बस यही चेक किया कि इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है नहीं शो कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाने पे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यूज इंक्रीज करने पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है नहीं कर रही है, हम केवल यही चेक कर रहे थे। ठीक है। सेकेंडली हमने इसके साथ साथ आपको डिस्कस करके दिखाया था कि अगर कोई इंक्रीजिंग कर्व होगा, जो पीस ऑफ कर्व इंक्रीजिंग होगा, सपोज दिस पीस ऑफ कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो दिस पीस ऑफ कर्व हैज इंक्रीजिंग टेंडेंसी। तो हमने कहा था कि इस पीस ऑफ कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा f dash x, जो स्लोप होगा that will be always positive, that will be always greater than 0। सेकेंड पीस ऑफ कर्व के बारे में बात करें, यहां से लेके यहां तक इस पीस ऑफ कर्व के बारे में बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये पीस ऑफ कर्व डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। इस पीस ऑफ कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं इस पीस ऑफ कर्व पर, तो ये पीस ऑफ कर्व ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ में, अगर ये एक्स है और ये वाई है, ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा, जिसके कारण से इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप f dash x, this will be negative, means less than 0। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को चेक करेंगे। यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट के बारे में, अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे टेंजेंट विल बी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। ऐसे ये कर्व ये गया ये गया ये गया और यहां से अचानक से एक स्ट्रेट लाइन आ गया। दिस इज द शार्प टर्निंग, दिस पॉइंट इज शार्प टर्निंग पॉइंट। तो यहां से यहां तक कर्व का पीस आपका इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, और इसके बाद कर्व का ये पीस क्या है, डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है।
कर्व का ये पीस डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। और इस पॉइंट की बात करें, इस शार्प टर्न पे, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा। जब टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा तो आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मली अगर कोई कर्व है उसमें बहुत सारे बेंडिंग्स हैं, तो कर्व का नेचर अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जब भी चेंज होगा तो टर्निंग पॉइंट पर एफ डैश एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जब भी चेंज होगा, आगे इंक्रीजिंग हो रहा है तो टर्निंग पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। टर्निंग पॉइंट पे स्लोप 0 होगा। यहां तक स्लोप ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी, इस पॉइंट के बाद फिर से ये यहां तक डिक्रीजिंग कर रहा है, तो इस टर्निंग पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इसका स्लोप 0 होगा। ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी, इस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग टेंडेंसी, बट इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्व ऐसे आपका है और अचानक से ऐसे हो गया, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इस पॉइंट से पहले दो एक पॉइंट बहुत पास में लेकर अगर आप ड्रॉ करोगे एक सेकेंड, क्योंकि दो मैथमेटिकली नियरेस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही टेंजेंट कहलाता है, तो दिस इज लेफ्ट हैंड टेंजेंट। और इस पॉइंट के जस्ट बाद आप जब दूसरा पॉइंट लोगे तो ये दिस विल बी राइट हैंड टेंजेंट। जैसे आपको मॉड एक्स का कर्व याद हो, तो मॉड एक्स में यहाँ पे ये जो 7 टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे बोलते हैं 0 पे, ये इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि इस पॉइंट के इस साइड में अगर कोई नियरेस्ट कोई पॉइंट लो और दोनों को ज्वाइन करने का लाइन ड्रॉ करो तो इधर इसका टेंजेंट इधर मिलता है, और इस पॉइंट के लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लो और फिर ड्रॉ करो तो इसका टेंजेंट इधर मिलता है। इसका मतलब लेफ्ट टेंजेंट अलग है, राइट टेंजेंट अलग है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे अलग अलग मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे आप इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकता, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता इस पॉइंट पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक डेफिनेशन ये बोला गया कि क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन दिया गया कि these are known as critical points. Critical points means where f dash x either 0 or f dash x does not exist. f dash x does not exist. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट में भी ये डेफिनेशन है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं इन क्वेश्चंस में। ये गिवन आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो क्वेश्चन में fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, और कहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कहां पे किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, या ये प्योरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर और रियल नंबर या प्योरली डिक्रीजिंग है फॉर और रियल नंबर्स, आपको ये चेक करना है। तो आपको करना क्या है, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करिए। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया, दिस बिकम द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। दिस इज 4x माइनस 3, दिस इज द slope of tangent to the curve. This is the slope of tangent to the curve. ये टेंजेंट का स्लोप है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये टेंजेंट का स्लोप कहीं 0 होगा। अगर कर्व में बेंडिंग्स हैं तो जगह जगह टेंजेंट के कई सारे स्लो कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। अगर कर्व में बेंडिंग्स होगी तो,
अगर कर्व प्योरली या तो ऐसे जा रहा है या प्योरली ऊपर से नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे ले जाता जा रहा है, कहीं बेंडिंग ही नहीं है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। अगर बेंडिंग्स होगी तो श्योरली टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा या एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि टेंजेंट का स्लोप कहां जीरो होगा। नाउ आप टेक कर लीजिए एफ डैश एक्स को जीरो, टेंजेंट के स्लोप को जीरो टेक कर लीजिए ताकि ये मालूम पड़ सके वो पॉइंट कहां पे है। 4x माइनस 3 आपने इक्वल टू जीरो जैसे ही टेक किया तो आपको मिल गया x इक्वल टू 3/4। ये आपको x इक्वल टू 3/4 मिल गया। नंबर लाइन पे आप 3/4 को दिखाएं और ये 3/4 बता रहा है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, मतलब इस पॉइंट पे कर्व का नेचर चेंज होने जा रहा है, या तो वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होगा। तो ठीक है, इस पॉइंट से जस्ट पहले सबसे पहले मुझे एक इंटरवल के बारे में बात करनी थी। मैं वो इंटरवल क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ, मुझे वो इंटरवल फाइंड करना है। तो ये नंबर लाइन जो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, 3/4 के कारण से इसमें बेंडिंग आ गई। इससे मालूम पड़ा कि इस कर्व में केवल वन बेंड है, मतलब कर्व या तो ऐसे है या फिर कर्व इस तरीके से है। मतलब इस तरीके से है तो पहले डिक्रीज कर रहा था इस पीस में और इसके बाद इसने यहां से इंक्रीज करना क्या शुरू किया। अगर इस शेप में है तो पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर इस पॉइंट के बाद इसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। हमें ये दिखाना है। तो हम देखते हैं 3/4 से जस्ट पहले कौन सा पॉइंट, 3/4 से पहले एक पॉइंट आता है जीरो। आता है कि नहीं आता है? आएगा जीरो। तो मैं x इक्वल टू जीरो चेक कर लेता हूं। तो एफ डैश एक्स में मैंने x के प्लेस पे जीरो पुट कर दिया और देखा क्या आएगा। यहां पे जीरो पुट किया तो 4 इंटू जीरो माइनस 3, ये मेरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो निगेटिव है। एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव। और जब एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है? पहले बता चुका हूं, स्लोप अगर नेगेटिव है इसका मतलब कर्व डिक्रीजिंग में है। और जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता, क्रिटिकल पॉइंट को मतलब जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होता है उससे पहले और उसके बाद अचानक से कर्व का नेचर नहीं चेंज हो सकता कि पहले वो इंक्रीजिंग कर रहा था फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा अचानक से। नहीं, जब भी कर्व का नेचर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होगा, इंक्रीजिंग के समय वो पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीजिंग के समय नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने पर बीच में एक नंबर आएगा जीरो। वहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी। या कर्व स्टार्टिंग में नेगेटिव था, मतलब डिक्रीज कर रहा था, और बाद में कर्व इंक्रीज करने लगा। जब बाद में कर्व इंक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। स्टार्टिंग में एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नंबर एंटर करेगा तो बीच में अगेन एक वैल्यू आएगी जीरो, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, अगर यहां पे केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है पूरे कर्व में, इट मींस कर्व में केवल एक टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट से पहले कर्व का नेचर फिक्स है और इस टर्निंग पॉइंट के बाद भी कर्व का नेचर फिक्स है। तो इस टर्निंग पॉइंट से कर्व का नेचर बता रहा है डिक्रीजिंग, और कंफर्म है कि टर्निंग पॉइंट के बाद कर्व का नेचर इंक्रीजिंग होना चाहिए। इसके लिए भी मैं 3/4 के बाद एक नंबर आएगा 1। मैं पुट करके देख ले रहा हूं, x के प्लेस पे 1 पुट करके देख लेता हूं। एफ डैश एक्स में x के प्लेस पे मैंने 1 पुट किया और जैसे ही 1 पुट किया, दिस 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 1, दैट इज पॉजिटिव। दिस वॉज नेगेटिव। इट मीन्स here f dash x is positive. F dash x is positive. That's why here will be decreasing, or in this interval it will be increasing. तो आप कह सकते हैं कि एक टेबल बना के माइनस इनफाइनाइट्स टू 3/4
यहां लिख दिया इंटरवल, यहां पे लिख दिया एफ डैश एक्स और यहां पे लिख दिया नेचर। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेचर क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग। इस इंटरवल सेकेंड इंटरवल सॉरी 3/4 टू इनफाइनाइट, तो सेकेंड इंटरवल 3/4 टू इनफाइनाइट, दिस विल बी पॉजिटिव और नेचर क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग। नेचर कहलाएगा इंक्रीजिंग। इस तरीके से ये डिस्कशन आपका पूरा हुआ। इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि इंटरवल में लोग कैसे फाइंड करते हैं, किस इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। हो सकता है कि ऐसा कोई इंटरवल लो प्योरली फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का हो। जब फंक्शन में कभी भी बिहेवियर नहीं चेंज होगा तो हम प्योरली इंक्रीजिंग हम बोल देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देंगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल देंगे। सम टाइम फंक्शन इंक्रीजिंग करता रहेगा तो हम उस पर्टिकुलर इंटरवल को फाइंड करेंगे कहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अगर कोई कहे कि ये जो कर्व था 3x² 2x² - 3x, इसका कर्व ट्रेस करो, तो चूंकि पहले डिक्रीजिंग था अब बाद में इंक्रीजिंग था, तो ठीक है। तो कर्व का शेप ये पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीज, इस तरीके से कर्व आप बना सकते हैं। इस तरीके का ये इस कर्व का शेप ऐसा ही आएगा जैसे ये बना हुआ है, ऐसा ही शेप आएगा। ठीक है। Find the interval in which the function is increasing. Same 3x³ minus 3x² 2x³ minus 3x² minus 36x plus 7 आप डिफरेंशिएट करेंगे, f dash x फाइंड करेंगे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे और देन टेक द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। आप क्यों टेक 0 करते हैं? आप ये मालूम करने के लिए करते हैं क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो कर्व के नेचर को चेंज कर रहा है। मतलब अगर ऐसा पॉइंट होगा इट मींस उस पॉइंट से पहले कर्व का बिहेवियर कुछ और होगा, उस पॉइंट के बाद कर्व का बिहेवियर कुछ और होगा। तो आप सिंपली नंबर लाइन पे आप उसको ड्रॉ करके उस पॉइंट को मेंशन कर देंगे और वो जो पॉइंट आया दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, जो f dash x इक्वल टू 0 लेने का जो पॉइंट आएगा दैट विल बी क्रिटिकल पॉइंट, और उस क्रिटिकल पॉइंट से पहले का कोई पॉइंट ले लीजिए, f dash x में पुट कर लीजिए और देख लीजिए वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली फाइंड द इंटरवल इन द फॉलोइंग फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो भी है इसको आपको चेक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। क्वेश्चन नंबर 7 y equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x greater than -1, कॉमा में गिवन है कि x के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि x will be always greater than -1। शो करना है कि दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट द डोमेन। इसका डोमेन ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन -1। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। यस, तो फर्स्ट इसको आप डिफरेंशिएट करिए। dy dx स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आप फाइंड करने जा रहे हैं 1/1 plus x माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन रूल आप फॉलो कर लीजिए। टू प्लस x डिनोमिनेटर और 2x2 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। 2 का हो गया 0, x का हो गया 1। दिस विल बी 1/1 plus x माइनस 2 जा
4 plus 2x minus 2x. This and this cancel. 2 plus x whole square equal to LCM ले लीजिए 1 plus x 2 plus x whole square. There will be 2 plus x whole square minus 4 1 plus x. So dy dx equal to 2 plus x whole square 4 plus x square plus 4x minus 4 minus 4x upon 1 plus x 2 plus x whole square 4x 4x cancel, this cancel. हम यहाँ पे आ गए x square upon 1 plus x. इस स्टेप के बाद कुछ डीप डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे. हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको मैंने समझाया कि व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आपको दो आइडिया दिए कि क्रिटिकल पॉइंट नॉर्मली वहीं एग्जिस्ट करते हैं जहां पे f डैश x की वैल्यू 0 होती है या फिर f डैश x एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट. हमने यही आपको एक आइडिया दिया क्रिटिकल पॉइंट के बारे में. यहां पे एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो ये जो f डैश x है dy dx की वैल्यू 0 हो जाएगी. होगी कि नहीं होगी 0? यस होगी 0. f डैश x की वैल्यू 0 होने का मतलब ये नहीं कि वो ऑलवेज टर्निंग पॉइंट होगा. मे बी टर्निंग पॉइंट हो भी सकता है और क्रिटिकल पॉइंट तो है, और मे नॉट बी टर्निंग पॉइंट. जैसा कि कर्व को अगर आप देखें, इसमें 2-3 बैंड वाले कर्व ये बना दिया मैंने आपको. कर्व को देखें, यहां पे dy dx की वैल्यू 0 है. इस पॉइंट को, इस क्रिटिकल पॉइंट को टर्निंग पॉइंट हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है और इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद f डैश x की वैल्यू नेगेटिव है. मतलब इस पॉइंट से पहले कर्व का नेचर कुछ और है और इस पॉइंट के बाद कर्व का नेचर कुछ और है. दैट्स व्हाई दिस इज टर्निंग पॉइंट. ऐसे ये पॉइंट भी टर्निंग पॉइंट है. इस पॉइंट से जस्ट पहले नेगेटिव है f डैश x की वैल्यू और इस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग है तो f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होगी. इस पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग नेचर है कर्व में, इस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग नेचर है कर्व में. दैट्स व्हाई दिस इज टर्निंग पॉइंट. यहां पर x इक्वल टू अगर 0 पुट कर दूं इसमें तो dy dx की वैल्यू 0 होगी, लेकिन x इक्वल टू 0 से पहले का अगर मैं कोई नंबर ले लूं, सपोज -1, तो यहां पे जैसे मैं माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस में -1 पुट करूंगा क्या हो जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव. अगर इसके बाद का मैं कोई नंबर ले लूं, 1 ले लूं, तो यहां पे क्या करूंगा? 1. मतलब इस टर्म के कारण, जिस फैक्टर के कारण मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, x इक्वल टू 0 टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के बाद का नंबर या 0 के पहले का नंबर कुछ भी पुट करूं, इसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. तो एक कॉमन रूल सा आप लाइफ में बना लीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक में कि जिन फैक्टर्स के ऊपर इवन पावर है उन फैक्टर्स से कभी भी आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड ना करें. जैसे यहां पे x के ऊपर 0 पावर है तो x इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट आप फाइंड ना करें, क्योंकि 0 के बाद का नंबर पुट करो चाहे 0 के पहले का नंबर पुट करो, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी. या बहुत होगा 0 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा. ऐसे ही यहां पे इवन पावर है तो 2 प्लस x, तो यहां से अगर मैं 2 प्लस x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, x इक्वल टू -2,
तो -2 x इक्वल टू -2 अगर मैं लेता हूं तो -2 के बाद का कोई नंबर अगर मैं लेता हूं -1 या -2 से पहले का कोई नंबर लेता हूं -3, यहां पे कुछ भी पुट करो होल स्क्वायर होने के कारण से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जिन फैक्टर्स के ऊपर इवन पावर है उन फैक्टर से क्रिटिकल पॉइंट कभी भी आपको नहीं फाइंड करने चाहिए। आपको क्रिटिकल पॉइंट कहां से फाइंड होगा? यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये केवल डिस्कशन के लिए आपको ये पूरा सब कुछ मैंने दिखाया था। फॉर क्रिटिकल पॉइंट केवल एक फैक्टर है 1 प्लस x इक्वल टू 0, इसको टेक कर लीजिए तो x इक्वल टू -1। तो जैसे ही x इक्वल टू -1 आप लेंगे, x इक्वल टू -1 लेंगे तो आप dy dx की वैल्यू क्या पाएंगे? डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी, दैट विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। dy dx क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। और यही क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन भी बताया, या तो एग्जिस्ट करेगा 0 होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब f डैश x की वैल्यू 0 होती है तो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, और जब एग्जिस्ट नहीं करता तो वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, और सभी क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं होते। जहां पे एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट है, इस पॉइंट पे जो क्रिटिकल पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये ली हुई है यहाँ पे, इस क्रिटिकल पॉइंट ये टर्निंग पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मुझे x इक्वल टू -1 से एक वैल्यू बड़ी लेनी होगी और एक वैल्यू छोटी लेनी होगी, लेकिन मुझे छोटा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन -1। तो जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आपका ये आया -1, तो x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन -1, तो मुझे केवल इस इंटरवल के बारे में डिस्कस करना है। इस -1 से पहले कर्व के नेचर में क्या है मुझे इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने खुद बोला था कि x ग्रेटर देन -1। तो इसलिए मैं x ग्रेटर देन -1 की बात करूं, यहां से मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं 0, और जब 0 ले लेता हूं तो dy dx में आप उसको पुट करिए, और जब dy dx में आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब डिसीजन नहीं हो पाया, और 0 भी टर्निंग पॉइंट है नहीं। तो 0 से मैं x इक्वल टू 0 ना लेके मैं 0 से थोड़ा सा आगे का नंबर ले लेता हूं 1, और 0 से थोड़ा पीछे और -1 से थोड़ा आगे का नंबर ले लेता हूं x इक्वल टू -1/2। जैसे ही x इक्वल टू -1/2 में लेता हूं क्वेश्चन में, तो ये जो dy dx है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x एंड 2 प्लस x होल स्क्वायर, जैसे ही हम -1 लेता हूं -1/2 लेता हूं तो इवन पावर होने के कारण से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इवन पावर होने के कारण से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे 1 x के प्लेस पे -1/2, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी दिस। और जैसे ही आप इसमें x के प्लेस पे 1 पुट करते हो तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस फॉर इंटरवल -1 टू इनफाइनाइट, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक -1 टू 0 और दूसरा 0 टू इनफाइनाइट। इस इंटरवल के लिए भी और इस इंटरवल के लिए, इस दोनों इंटरवल के लिए फंक्शन f डैश की वैल्यू पॉजिटिव है। फंक्शन का नेचर कैसा है? दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और जो पॉइंट जहां पे 0 है, 0 से पहले भी इंक्रीजिंग था, 0 के बाद भी इंक्रीजिंग है। 0 पे थोड़ी देर के लिए फंक्शन अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर रहा था। ये कर्व कुछ इस टाइप का आप समझ सकते हैं कि इस कर्व में भी ऐसी बात होती है। ये कर्व ये 0 से पहले भी इंक्रीजिंग और 0 के बाद भी इंक्रीजिंग। पहले कर्व 0 से पहले कर्व की कॉन्केविटी डाउनवर्ड थी, और 0 के बाद कर्व की कॉन्केविटी अपवर्ड हो गई। बस कॉन्केविटी चेंज हुई है। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। इस पॉइंट को आगे कहीं नई टॉपिक में आप बुक पढ़ेंगे, वहां पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मिलेगा जो है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए कर्व ना इंक्रीजिंग टेंडेंसी शो कर रहा है ना डिक्रीजिंग टेंडेंसी शो कर रहा है। तो ओवरऑल जो कर्व की बात की जाएगी तो ओवरऑल कर्व क्या कहलाएगा?
यस ओवरऑल कर्व कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो दैट्स वाई ये जो y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x greater than or equal to minus 1 is always increasing function for all the value of x throughout its domain। इसका डोमेन ये गिवन है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस आगे करें और जहां पे डाउट हो वो मुझसे डिस्कस करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।